हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। और हम लोगों ने स्टार्ट करा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर इनकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन जानना चाहते हो कि ये पॉन्ड क्या होता है, लेक क्या होता है, इन सब की प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन आपको मिले, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, मैंने आपको डायग्राम्स दिखा दिए हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन को ना यहाँ डिस्कस नहीं करा जाता है। ये ज्योग्राफी में अगर आप शुरू से लेक्चर सीरीज मेरी फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसी लगभग मैंने 27 से 52 डेफिनेशंस कवर करवाई हुई हैं अलग अलग चीज़ों की इकोसिस्टम्स में। ये जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, बॉक्स, स्वैम्स, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते रहेंगे। और वहाँ पर किस तरीके से इनकी कंपाइलेशन करनी है, कैसी डेफिनेशंस बनानी है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बड़ी थिन लाइन होती है ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट वगैरह में, तो वहाँ मैंने इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रखा है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितना यहाँ पर ज़रूरत थी जानने की, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, वो आपको ज्योग्राफी में ही काम आएंगी डेफिनेशन। ओके, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगी, तो उसमें परेशान नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। अब ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसको हम साइंस की एनसीईआरटीज में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको जान जाए तो हमारे लिए बेटर ही होगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे आपको बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे देखो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में आप जानते हो कि क्रोकोडाइल है, कुछ जो एम्फीबियंस हैं कि वो पानी पे भी रह रहे हैं, लैंड पे भी रह रहे हैं, सी हॉर्स है, क्रैब्स हैं, शार्क हैं, फिशेस हैं, टर्टल्स हैं। ऐसे आप बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में जानते होगे। और कुछ कुछ आप जैसे कोरल्स वगैरह हैं, तो आप फ्लोरा एंड फौना सबके बारे में जानते हो। लेकिन इस लेक्चर में ये जो टॉपिक दे रखा है, हम इसकी कैटेगराइजेशन को जानेंगे। और हो सकता है कि जो कैटेगराइजेशन में हम जो टर्म्स यूज करें, जो नाम यूज करें, वो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। तो चलो उसको देखते हैं क्यूरियोसिटी के साथ। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, याद रखना, उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस। जोन ऑफ अकरेंस मतलब क्या? देखो, सबसे पहले तो बच्चों की तरह हम लोग ये समझ जाते हैं कि देखो पानी की भी ना लेयर होती है। हम यहां पर काइंड ऑफ ऐसे बना देते हैं लेयर। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी समुद्र के अंदर एंटर कर रहा हूं, सी में एंटर कर रहा हूं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। अभी लेवल क्या होता है? लेवल मतलब कुछ नहीं है, 1 2 3। कोई समुद्र के अंदर कोई पार्टीशन तो है नहीं कि सीढ़ियां सीढ़ियां लगी हुई हैं वहां पर। यहां पर बेसिकली जो लेवल है, हम लोग अपने मन के अंदर बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, है ना। एंड हर डेप्थ में जो भी समुद्री लेवल पर जीव जंतु जो हमें मिलते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ जो है वो आपको ऊपर की सतह पे ही मिलेंगे, जो एबीसी है ऑर्गेनिजम्स, वो हमेशा ऊपर की सतह पे ही मिलेंगे, आपको लेवल 1 पे ही मिलेंगे। जो एक्स वाई जेड है वो आपको बीच की लेयर में मिलेंगे। एंड जो पी क्यू आर है वो आपको हो सकता है सबसे नीचे बॉटम पर मिले, जिसको हम लोग कहते हैं सी फ्लोर। अब ये उनकी पहचान है ऑर्गेनिजम्स की कि वो वहीं पाए जाते हैं। अगर आपको उन चीजों को ढूंढना है, उन ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना है, या किसी भी चीज के बारे में स्टडी करनी है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उनकी डेप्थ क्या है, क्योंकि वो वहीं पाए जाएंगे, वही उनका घर है, वहीं उनका जीवन जो है वो संभव है, और वहीं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। इसको बोला जाता है जोन ऑफ अकरेंस। पहले मुझे ये बताओ, जोन ऑफ अकरेंस का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, बताओ। लैंड में भी तो ऐसे ही होता है। अब एक बार बताओ प्रतन्या, पहाड़ी इलाके घूमने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ईशा पहाड़ी इलाकों में क्या लाइफ है बताओ? क्या लाइफ है? बहुत सारी चीजें हम वो नहीं कर सकते ना जो प्लेन रीजन में रहकर कर सकते हैं। अच्छे भले आप तैयार होकर निकले, एकदम से आपने देखा सनी डे है, 15 मिनट के अंदर बादल आ गए और आपको भिगा दिया, बारिश हो गई।
लेकिन फिर भी रहने वाले तो श्रेया रह रहे हैं ना वहां पर। उन्होंने तो कभी मन नहीं बनाया कि हम छोड़ दें पहाड़ी इलाकों को, नीचे आ जाएं। रहने वाले तो फिर ऐसी ऐसी जगह पर भी रहते हैं प्रधन्या के, जहां पर धूप नहीं निकलती सालों साल, है ना। सिमिलरली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नेचर भी ऐसा होता है। जैसे जो मैंने अभी पहाड़ी इलाकों का एग्जांपल दिया ना, क्या इस पूरी जो डिस्कशन है मैं इसको ये बोल सकता हूँ जैद, ये सिर्फ एक बंदे के कंफर्ट जोन के बेसिस पर डिपेंड करता है और उसकी साइकोलॉजी पर कि वो कहाँ कंफर्टेबल फील करता है, राइट। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स का भी नेचर, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का नेचर भी ऐसी होता है कि वो समुद्र में आपको किस लेवल पर जाकर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूस्टन की। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, क्लियर है ना सबको? ठीक है, हाँ बताओ बताओ क्या। हाँ, ये नीश है उनका, मतलब आप कह सकते हो कि उनकी जगह है जहां पर वो पाए जाते हैं। मूल रूप से निवासी हैं वो वहां के, आप ऐसा मान लो। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ। न्यूस्टन, ठीक है। आई थिंक आप में से 100% लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे इस टर्म को, है ना। अभी जितने लाइव हैं आप लोग जो बैठे हो, न्यूस्टन ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। जैसे अगर यहां पर कोई एनिमल होता ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, जो कि पानी में भी रहता है लैंड पे भी रहता है, एम्फीबियन कहते हैं ना उसको। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एग्जांपल दे रखा है, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फ्लोटिंग प्लांट्स, इनका जो 50% पार्ट है वो हवा के कांटेक्ट में है, और बाकी 50% जो है वो वाटर के कांटेक्ट में है। यानी कि श्रेया इनका प्यार बटा हुआ है, 50 ग्राम इसको 50 ग्राम उसको। ये है न्यूस्टन, ठीक है प्रदन, न्यूट्रल है ये काइंड ऑफ, ठीक है। वो भी मेरी वो भी मेरी, ऐसा वाला है इनका सीन। मैनग्रोव भी, हाँ बिल्कुल। क्यों वो नहीं होते क्या फ्लोटिंग प्लांट? वो भी तो फ्लोटिंग प्लांट ही है एक तरीके से। जड़ उन्होंने नीचे बना रखी है और सर्वाइवल कैपेसिटी ऊपर की तरफ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ईशा कि आप गमले में पानी डालकर आ गए, मैंने गमले को भिगो दिया, पूरा जग तक पानी भर दिया था उसके, और वो तैर रहा है एक तरीके से पानी के ऊपर, तो मैंने घर के अंदर भी न्यूस्टन बना दिया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन घर के अंदर एक चीज से बना सकते हैं हम ये न्यूस्टन, प्रतन्या, मनी प्लांट। पानी के अंदर थोड़ी देर उसको तैराकर, और काफी टाइम तक भी, देर क्या मतलब कुछ दिनों तक तैराकर उसको वो कर सकते हैं हम। लोग घर में भी तो रखते हैं ऐसी चीजें, नहीं श्रेया? किसी ग्लास के उसमें आप रखो ऐसी चीज, और जिसको वो तैर भी रहा है और एयर के कांटेक्ट में भी है। हाँ, आर्टिफिशियली तो करने को कुछ भी कर लो, लेकिन ये चीजें मतलब कुदरती रूप से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कैटेगराइजेशन। तो नंबर 1 न्यूटन समझ में आ गया, दे आर काइंड ऑफ न्यूट्रल। आधा प्यार हवा को दे रखा है, आधा प्यार पानी को दे रखा है, ठीक है। तो बिन पैंदे के लोटे हैं इसलिए तैर रहे हैं, ठीक है। फिर है पेरीफाइटन। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रूटेड प्लांट्स या रूटेड सब्सटेंसेस, कोई भी जो समुद्री लेवल पर या समुद्र के आसपास, किसी नदी के किनारे या वाटर सोर्स के आसपास जो भी रूटेड प्लांट्स पाए जाएंगे, उनकी स्टेम्स और उनकी पत्तियों से अटैच होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये इमर्ज कैसे हो जाते हैं? जब वो प्लांट की जो जड़ें हैं ना, वहां पर जो पत्तियां हैं, अगर वो टिकी हुई हैं किसी ना किसी चीज से, तो ये बॉटम मड लेवल से अटैच होकर दिखते हैं हमें। बॉटम मड लेवल कुछ नहीं है, मतलब जहां पर वो देखो ना, पानी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं तो जो प्लांट है वो टिका ही होगा, तो नीचे मिट्टी होगी जहां पर उसकी रूट्स होंगी, ये उधर टिके रहते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, उनकी जड़ों के आसपास, उनकी पत्तियों के आसपास। लेकिन ज्यादातर आपको राइटर यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये बॉटम में पाए जाएंगे एज कंपेयर टू कि आप सोचो कि टॉप पर पाए जाएंगे। जो पत्तियों की भी बात हो रही है ना, पत्तियों की भी, तो जहां पर ये जो रूट्स हैं, रूट्स के बाद आपकी स्टेम आ जाएगी, और जो सबसे पहले इनिशियल जो पत्ती है, ये वहीं मिलेंगे, टॉप पे नहीं मिलेंगे। ज्यादातर आपको इनका अस्तित्व जो है जनरली बॉटम पे ही रहता है।
ये स्टेम्स लीव्स के साथ अटैच है यहाँ पर, यानी कि जैसे ही ये स्टेम की शुरुआत होगी यहाँ पर, और जो पहली पत्ती या दूसरी पत्ती होगी वही मिलेंगी आपको। क्योंकि एक्चुअली बात क्या है, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जैद पानी का सोर्स तो उनको चाहिए ही होगा ना सर्वाइवल के लिए, वरना इस कैटेगरी में हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं वरना से एक्वेटिक इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिस्कस नहीं कर लेते फिर से, बताना। यानी इनको गीला रहना पसंद है, चाहे फिर वहां पर मिट्टी हो या फिर कीचड़ हो, दलदली जमीन हो, रहेंगे लेकिन पानी के सोर्स के पास ही, लेकिन इंडिपेंडेंटली इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अकेले नहीं घूमेंगे। इनको सारे की जरूरत है रूटेड प्लांट्स या रूटेड सब्सटेंसेस की। और इसका एक एग्जांपल है सेसाइल एल्गे। अभी सेसाइल एल्गे क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूं। आप एल्गे तो जानते हो क्या होता है, ये सेसाइल वर्ड का क्या मतलब होता है। सेसाइल वर्ड का मतलब ये होता है जो कोई भी ऐसी चीज जो कि परमानेंटली अटैच्ड हो, एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। फ्री टू मूव, समझ में आई? ठीक है। अरे सिंपली यार, मान लो श्रेया कोई ऐसी बंदी है, अभी तक वो सिंगल थी, ठीक है, किसी कबीर सिंह जैसे लौंडे के चक्कर में फंस गई वो उसकी अटैचमेंट हो गई बंदे की। लेकिन अब वो बंदा है, अब वो कह रहा है इस रिलेशनशिप में बेबी एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है, अब तुम जा नहीं सकती कहीं और। यही होता है सोसाइल, परमानेंटली अटैच्ड, और अब कोई लिबर्टी नहीं है मूव करने की इधर उधर। ये होता है सेसाइल एल्गे, मतलब ऐसा जो हरकतें करता है वो सेसाइल एल्गे करता है। दिखाता हूं मैं। कुल मिलाकर ये इन स्ट्रक्चर को कहते हैं थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। कुछ कुछ दिख रहे होते हैं ना समुद्र के इर्द गिर्द किनारे, जो कि पत्थरों से बंधे होते हैं इस तरीके के। यहां पर ठीक है, जिससे अटैच तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली इनका एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये सोचें कि ईशा ये खुद तैर लेंगे, है ना, और आराम से न्यूट्रिशन भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। तो नहीं जी, या तो ये इनसे मिले नहीं होते, इनके कांटेक्ट में आए नहीं होते, तो अटैचमेंट्स नहीं होती। अब क्योंकि यहां पर आ गए हैं, अटैचमेंट डेवलप हो गई है, अब सामने वाली पार्टी भी ओवर पोजेसिव है, वो इनको रिलेशनशिप से बाहर निकलने ही नहीं देगी। जाके दिखाओ तुम आए क्यों, तुम मिले क्यों थे। अलग अलग इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन पानी का सोर्स जरूरी है, मतलब गीलापन वहां पर होना चाहिए, जैसे ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जनरली। लेकिन या अगर मैं आपको बताऊं ना एनवायरनमेंट में कैसे देखने को मिलते हैं, ये थ्रेडलेस स्ट्रक्चर की तरह ही देखने को मिलते हैं। समुद्र के किनारे किसी पानी का जहां पर सोर्स है उसके किनारे, ये वहां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक स्टेटमेंट पे ट्रू और फॉल्स बताना जरा आप लोग, इसके बारे में बताओ जरा। सम एल्गे आर ईटेबल, ट्रू और फॉल्स। ट्रू।
कुछ फॉरेनर्स स्पेशली खरीद कर खाते हैं इन्हें। मैं फॉरेनर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, कहोगे इंडियंस का नाम क्यों नहीं लिया। जनरली जो चीज़ देखो हमारे देश में नहीं होती तो मैं उसको देखो अब श्रेया ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कुछ लोग खाते हैं, कुछ हमने हमने तो नहीं देखा कि कुछ ऐसी कोई चीज़ें मिल रही हो बाजार में, है ना, तो हम कैसे कहते हैं। एक्सेप्शन हर जगह पर हो सकती है। अब नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो क्या जनरली वो मैं ये बोल दूं कि जनरली सब लोग केकड़ा खाते हैं। 90% लोग के इंडिया के अंदर क्रैब कंज्यूम करते हैं या सी फूड कंज्यूम करते हैं क्या नॉन वेज आइटम्स की टर्म्स में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, येस इट इज़ ट्रू। आगे बात करें, दो कैटेगरी समझ में आ गई, न्यूस्टन और पेरीफाइटन। आगे बात करते हैं प्लैंकटन की। प्लैंकटन जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले एक बार के लिए हम इनके नाम देख लेते हैं। पानी के अंदर कुछ ऐसे जीव जो कि प्लांट्स की फॉर्मेट के अंदर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये फ्लोरल स्पीशीज होते हैं, फ्लोरा, प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। एंड कुछ जो फॉनल स्पीशीज होते हैं, एनिमल्स, उनको हम लोग बोलते हैं जू प्लैंक्टन। दे आर हीटरोट्रॉप्स जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। ईशा इतनी चीज पता है ना, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूं श्रेया प्रदन्या, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स होते हैं, हो सकता है माइक्रोस्कोपिक हो। जू प्लैंक्टन एनिमल्स होते हैं। इन दोनों के टर्म में जो ये प्लैंक्टन है ईशा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये टेरेस्ट्रियल के लिए यूज ना होके एक्वेटिकली यूज होता है वाला टर्म फाइटो और जू प्लैंक्टन। पानी का सोर्स जरूरी है यहां पर, है ना, लैंड के ऊपर नहीं मिलेंगे कंप्लीट तरीके से, बोल सकता हूं ऐसा मैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर ईशा लैंड के ऊपर ही बोलना होता तो फिर जैद मैं ये नहीं बोल देता प्लांट्स एंड एनिमल सिंपली प्लैंकटन। क्योंकि देखो कैटेगरी मत भूलना प्रधन्या, श्रेया, कोई भी कंफ्यूज मत होना, कैटेगरी मत भूलना। देखो ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो श्रेया कोई भी चीज पानी से रिलेटेड ही तो होगी ना यहाँ पर। एग्जाम में ऐसे भी एलिमिनेशन करी जाती है कि मतलब आपको हेडिंग याद हो। जैसे एक एलिमिनेशन का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो क्या है, एक देखना कितनी अच्छी ट्रिक है। हमारे हमारे पास ये बुक है लक्ष्मीकांत। जैसे ही मैं इसके पार्लियामेंट वगैरह आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा ना मिसबा, तो क्या है कि एंड में जाकर इसके अंदर वो टॉपिक्स आते हैं जो एक एक दो दो दिन के अंदर पांच पांच चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब लोग डायरेक्टली जंप करने लग जाते हैं। मैं कैसे पढ़ता हूं या मैं कैसे पढ़वाता हूं, मैं सबसे पहले सबको बोलता हूं कि इसके इंडेक्स का रट्टा मारो। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सबसे पहले इनके नाम का रट्टा मारो इंडेक्स से। लक्ष्मीकांत का इंडेक्स खोलो, पहले रट्टा मारो। एंड आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। वो अंदर की डिटेल तो छोड़ो, वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, वो सबसे पहले चार बॉडीज के नाम दिए और वो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनमें से कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग एनालिसिस। यानी कि जब आपको ये पता आएगा, आंखों के सामने ये इमेज आ जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए कि हाँ यार मैंने इसको पढ़ा था और मुझे पेज नंबर प्रॉपर तरीके से पता है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में मैंने इसको पढ़ा था यार, इसके बारे में ये याद नहीं आ रहा। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में कुछ पढ़ा है या टेरेस्ट्रियल उसके कंटेक्स्ट में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर जरूर पानी वाले फीचर होंगे एक्वेटिक में, एंड टेरेस्ट्रियल में लैंड वाले फीचर्स होंगे। तो ऐसे भी करके आपकी कभी कभार बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है इंडेक्सिंग एनालिसिस करके। कि कोठे पे जाने से पहले नचनिया के बारे में जान लो कि उसकी थिरकन क्या है, उसकी चितवन क्या है, तब जाके उसका नाच देखना। पहले पता लगाओ उसके बारे में वो कितनी एंटरटेनिंग है। तो
प्लैंटन। माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सच एस एल्गे, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स एज वेल एज लार्वल फॉर्म्स। आप कहोगे बहुत खतरनाक नाम है, बचपन में सुने तो थे लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता हमें इसके बारे में। एल्गे तो चलो आप जान गए हो क्या होता है। एक बार के लिए मैंने सिसिल एल्गे आपको दिखाया था ना, नॉर्मल एल्गे के बारे में बताता हूं। ये एल्गे है, बड़ी सारी जगह पर मिसबा ऐसा होता है ना कि कोई तालाब वगैरह हो और वहां पर ऑक्सीजन की डिप्लीशन अगर प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए तो वहां पर ये एल्गे जो है अपनी जगह बना लेते हैं। प्रदन्या, राजस्थान के रास्ते या कहीं पर भी आपने ये जो वहां पर बाउलीज वगैरह होती है वहां देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ये जम जाता है पानी के ऊपर, है ना। ये तो हो गया एल्गे। दूसरा शब्द क्या बोल रहा था वो, डायटम्स। ये डायटम्स होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, ये ना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बस सिंगल सेल। ये क्योंकि बायो का पार्ट है, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 9th क्लास की बायो का एक चैप्टर आएगा, ये जितने भी शब्द आपको बोले जा रहे हैं यहां पर, ये आपको वहां डिस्कस करवाए जाएंगे। ये यूनिसेल्युलर एल्गे ही होते हैं वैसे, डायटम्स जो है ना यहाँ पर। अच्छा ये रहा, ये रहा, ये यूनिसेल्युलर एल्गे होते हैं, ऐसे एल्गे जिनके अंदर एक बॉडी फंक्शंस को कैरी करने के लिए सिर्फ एक सेल है। फिर आपको क्या बोला जा रहा था, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ है। अब वो वैसे हालांकि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अब इसका थोपड़ा जान के क्या ही करोगे आप, ये सारी चीजें एक जैसी तो दिखती हैं और इतनी भी ज़्यादा कोई साइंस से हमें लगाव नहीं रखना है, ठीक है। प्रोटोजोआ एक अगेन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, लेकिन ये यूकारियोट्स होते हैं। दो चीज़ें होती है ना ईशा, यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। जरा फटाफट से बेसिक डिफरेंस बताना जरा ईशा हम लोगों को कि यूकारियोट और प्रोकारियोट में फ़र्क क्या होता है। मैंने करवाया भी था आपको पहले। प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकारियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या इनकी वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन होती है, होती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मिसिंग होती है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। चौथा वो हमें बोल रहा था लार्वल फॉर्म्स। देखो जो लार्वे होता है ना, लार्वल फॉर्म्स मतलब अब अलग अलग प्रकार के लार्वे होते होंगे। हम एक बेसिक लार्वे किसको जानते हैं, बेसिक लार्वा जो बचपन से हम पढ़ते हुए आते हैं, वेरी गुड, कैटरपिलर। कहां मिलता है ये, घर पे मुझे अगर इसको लेकर आना हो कहां मिलेगा ये, लीव्स यूज नहीं, लीव्स पे लीव्स खरीदे थोड़ी ना लाऊंगा, मटर मटर है ना, मटर में निकलता है। तो लार्वे ना बेसिकली क्या होता है मिसबा, ये ना इनकी डेफिनेशन देखो, यंग विंगलेस, पंख नहीं होते, और वॉर्म की तरह होते हैं। वॉर्म मतलब अर्थ वॉर्म या रेंगने वाले मतलब जीव जंतु। चौथी एक इंपॉर्टेंट बात, दे हैच फ्रॉम एग्स ऑफ इंसेक्ट्स। क्या यही फीचर होते हैं हमेशा जब भी लार्वे को हम कहेंगे कैटरपिलर को, कैटरपिलर को अगर आप इमेजिन करो, कैटरपिलर उड़ पाता है क्या, कौन सा कैटरपिलर आ रहा है श्रेया जो कि जिसके पंख हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार के लिए मैंने इसको आपको एक टर्म बोली थी अभी, यंग।
तो ये याद रखना, जब भी हम लार्वा बोलते हैं ना तो वो एक जुवेनाइल होता है, यंग होता है। हम जुवेनाइल वर्ड हालांकि आपने सुना होगा ना कि लॉ की टर्म्स में यूज करते हैं ना, नाबालिग। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? तो ये देखो, जो लोकोमोटरी पावर होती है, अब ये क्या होता है लोकोमोटरी पावर? लोकोमोशन, लोकोमोटरी वर्ड लोकोमोशन से आया है। ये वर्ड है लोकोमोशन। कुछ नहीं होता लोकोमोशन का मतलब, सिंपल, आपकी एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि आप ए से बी कैसे मूव कर पा रहे हो, आपकी क्षमता क्या है, मतलब वही हाथ पैरों को चलाना कुल मिलाकर, उसको लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, जो लोकोमोटरी पावर होती है प्लैंकटन के अंदर, फिर चाहे वो जू प्लैंकटन हो चाहे फाइटो प्लैंकटन हो। अच्छा, एक बात मैंने छोड़ दी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको ये पढ़ा रहा था, जो प्लैंकटन है, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, मैंने चारों के बारे में आपको बताया, इनको प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर दोनों माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी आते हैं लाइक एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एंड एनिमल्स लाइक क्रुस्टेशियंस एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन मैंने आपको ऊपर बता दिया। जू प्लैंक्टन होते हैं ये हीटोट्रॉप्स, यानी कि, और मैंने आपको बेसिक तरीके से डिफाइन कर दिया था, जू प्लैंक्टन आप इतना समझो, दे आर एनिमल्स, फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट्स। अब ये क्रुस्टेशियंस क्या होते हैं? देखो, क्रुस्टेशियंस ना वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास एक शेल हो, एंड जर्नली कह रहा हूं मैं, जर्नली सॉफ्ट भी हो सकता है लेकिन जर्नली वो हार्ड शेल हो। एंड इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 एंड 2014 में जब सिलेबस पहली बार चेंज करा था अपना, बहुत सालों के बाद, तब पूछे थे, लेकिन ये हमारे बायो से कवर हो जाते हैं। वैसे जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना, बड़े सारे लोगों का ये कहना था, इधर उधर के इंस्टीट्यूट्स के विजन आईएएस वगैरह के टीचर्स का, कि 11th क्लास की बायो की बुक आती है एनसीईआरटी, उससे निकाला हुआ था वो क्वेश्चन, वो सारे टर्म्स वहां पर हैं। मैं नहीं मानता उस बकवास को। अब मेरे को अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो ना कितनी पुअर है, मैं हुई नहीं जब साइंस साइड से, तो मैं बायो के एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन के लिए पढ़कर क्या करूंगा। लेकिन जब ध्यान से अगर देखा जाए तो लखमीर सिंह, मंजीत कौर, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, पीएमएफआईएस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कि अगर कोई क्लेम करता है कि वो ज्ञादी की बायो में है या कुछ भी है, हम उनसे बेटर, हम उनसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में ही रहेंगे आंसर करने के, डोंट वरी। हमारे पास क्योंकि सोर्सेज अच्छे हैं, उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस है। सबसे पहले लेकिन मैं आपको क्रुस्टेशियन दिखाऊं जरा। क्रुस्टेशियन, ठीक है, दीज आर एनिमल्स दैट यूजली हैव अ हार्ड कवरिंग और एक्सोस्केलेटन एंड 2 पेयर्स ऑफ एंटीनास एंड फीलर्स। हार्ड कवरिंग को बस याद रखना अभी के लिए, बाकी सब बकवास छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इसका एग्जांपल, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। ओके, श्रिम्प्स, ये चीज़ क्लियर। अब आगे बात करते हैं, जो लोकोमोटरी पावर होती है प्लैंक्टन्स की, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, अब इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक कंट्रोल्ड वे में रहता है। यानी कि लोकोमोटरी पावर के बेसिस पर क्या मैं इनको ऐसा बोल सकता हूं कि वो बोल रहा है कि वो लिमिटेड है, इधर उधर ज़्यादा नहीं जाते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल रहता है। तो प्रदन्या, इसके नेचर के बेसिस पर क्या मैं इनको ऐसा क्लेम कर सकता हूं दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर? है ना श्रेया, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है इनको, और इसलिए अब ये ईशा कनेक्ट कर पा रहे हो ये वाली बात मिसबा, कि ये क्यों मिलेंगे इस लेवल में, इस लेवल में और इस लेवल में? ये उनका नीच कैसे बन गया, है ना, ये उनका नीच कैसे बन गया? क्योंकि पसंद ही नहीं है भाई उनको, उनकी मर्जी। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे श्रेया, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग और प्लेन रीजन्स में रहने वाले लोग, मर्जी है ना उनकी। अब प्लेन रीजन में भी जो लोग रहते हैं, क्या वो क्या मतलब सड़कों पे घूमे जा रहे हैं दिन भर क्या?
कुछ लोग तो आपको मतलब आपके एरिया में आपकी कॉलोनी में आपको देखने को मिलते होंगे कम से कम महीने 2 महीने में 6 महीने में एक बार, जबकि रह रहे हैं आपके ब्लॉक में ही। नहीं है उनको पसंद निकलना इतना। तो जो प्लैंटन्स है ना, चाहे वो फाइटो प्लैंटन हो चाहे जू प्लैंटन्स हो, उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत लिमिटेड वे में होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, कंट्रोल होती है। अब ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड कैसे है? ये निकलना चाहे भी ना तब भी नहीं निकल पाते हैं कमरे से बाहर, बिकॉज देयर मूवमेंट, देयर लोकोमोटरी पावर इज कंट्रोल्ड बाय करंट्स। और यहां पर कौन से करंट की बात हो रही है? वाटर करंट्स, ओशन करंट्स इनको कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं ना ईशा, कौन से? वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। जैसे ही ये मूव करने की इधर उधर कोशिश करेंगे भी, तो जो करंट्स आएंगे, ओशन करंट, वाटर करंट, वो इनको इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर देंगे। यानी कि आप ऐसा मान लो, बिजली की तार लगी हुई कमरे के बाहर, क्या आप निकल कर दिखाओ, वैसे ही करंट चिपका दिया जाएगा आपके। तो ये अभी तक ये तीन समझ में आए, प्लैंकटन, न्यूस्टन और पेरीफाइटन, अच्छे से एकदम। आगे देखते हैं। आगे है नेक्टन। दिस ग्रुप कंटेन्स पावरफुल स्विमर्स जो कि वाटर करंट्स को ओवरकम कर सकते हैं। बस यही डिफरेंस है प्लैंकटन और नेक्टन के बीच में। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो क्या डिफरेंस होगा? प्लैंकटन जो है वो वाटर करंट्स के सामने गिव अप कर देते हैं, है ना, हल्का सा झटका लगा वापस कमरे में आकर बैठ गए। लेकिन करंट के झटकों को भी ओवरकम कौन कर जाता है? नेक्टन। ओके, दे आर पावरफुल स्विमर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? शार्क, फिश, ऑक्टोपस, बोल सकता हूं ये सारे एग्जाम्पल में। नेक्टन, ऑक्टोपस, शार्क, मरीन मैमल्स, फिश, पावरफुल स्विमर्स जो कि करंट्स को ओवरकम कर सकते हैं, वाटर करंट्स को। उसके बाद लास्ट है बेंथोस। जो बेंथोस कह लो या फिर आप बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कह लो, दे आर दोज फाउंड इन लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास। यानी कि आपको कहां मिलेंगे लेवल? अगर जो इन तीनों में से अगर मैं चुनूं तो थर्ड में। इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था शुरू में। ये अब तो क्लियर हो गया ना सारी चीजें। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं जरा। ये वो फ्लोरा एंड फौना हैं जो कि बॉटम पे मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके सी स्टार, और बेस्ट मुझे लगता है इसका एग्जाम्पल सी ग्रास और कोरल्स। यहां पर स्टारफिश भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ये सी ग्रास एंड कोरल्स। ये कोरल जो रंग बिरंगे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि अभी आसपास मरीन लाइफ कैसी है, हेल्दी है कि कैसी है? जरूरी है कि रंग बिरंगा है तो हेल्दी दिखाए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आसपास की मरीन लाइफ या ये पानी में कुछ हलचल होने लगेगी तो पता कैसे लगेगा मुझे समुद्र के अंदर? अंदर से इंद्रदेव बोलेंगे या विष्णु जी आकर? विष्णु जी आकर बताएंगे। कौन बताएगा? ये वाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरल, कोरल ब्लीचिंग। ये सफेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ में आई होंगी। अब हम ये जानेंगे, ये जो लेवल हमने बनाए थे लेवल 1, 2 एंड 3, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे
कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे एक ही लेवल पे क्यों नहीं पाए जाते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे, उनका वो नीश है, उनका वो हैबिटेट है, उनको वो पसंद है, करंट इनको ला ला कर पटक रहे हैं, कुछ डरे सहमे बेचारे कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, नेटन जैसे बाहर निकल आते हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल थर्ड लेवल पे रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।